हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने पोर्टफोलियो अभी तक स्टार्ट कर लिया होगा और मेरी लास्ट की वीडियोस भी देख ली होंगी। और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो ये समझ सकते हो तुम लोग कि आज पोर्टफोलियो लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी थ्योरी को समझने में होती है, जो हमारी कैपिटल मार्केट थ्योरी है। तो आई विल ट्राई कि इसे मैं सबसे ईजीएस्ट वे में बता सकूं। इस वीडियो में मैं कैपिटल मार्केट थ्योरी कवर करूंगी प्लस CAPM मॉडल कंप्लीट करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्लस अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, सिर्फ यार एक क्लिक करना बनता है, तो फिर क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना। तो मैं क्या बोलते हैं स्टार्ट करती हूँ फिर ये वाला टॉपिक, कैपिटल मार्केट थ्योरी। इससे पहले कैपिटल मार्केट थ्योरी का ये वाला वीडियो देखने से पहले जिसने मार्कोविज मॉडल नहीं कर रखा है वो ज़रूर एक बारी कर लेना, ठीक है। अगर बुक से करना है आप लोग बुक से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो फिर आप मार्कोविज मॉडल का पूरा देख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि मार्कोविज मॉडल पहले आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एफिशिएंट फ्रंटियर इंडिफरेंस कर्व्स वगैरह जब भी मैं यूज़ करूँगी, जब भी मैं कुछ चीज़ें बनाऊंगी या एफिशिएंट पोर्टफोलियो वगैरह कुछ भी बोलूँगी, आप लोगों के सर के ऊपर से जाएगा अगर आप लोगों ने मार्कोविज मॉडल नहीं पढ़ रखा है। तो पहले उसे देख लेना, वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये वाला मॉडल स्टार्ट करना, क्योंकि ये उसी का एक एक्सटेंशन है। क्योंकि मैंने मार्कोविज मॉडल में आप लोगों को बोला था कि क्या बोलते हैं वहां पे एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। लिमिटेशन से ही ये थ्योरी हमारी आई है। लिमिटेशन मैंने क्या बोला था, लिमिटेशन मैंने ये बोली थी कि वहां पे एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमें मिलता है, ठीक है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमें मिल रहा था, बट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो भी हर इन्वेस्टर का डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं, रिस्क टेकिंग प्रेफरेंसेस, वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उनके जो IC कर्व्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी वजह से उनके जितने इन्वेस्टर्स हैं क्या बोलते हैं उतने ही उनके ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ये एक इसका ड्रॉबैक था, प्लस वहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक हमारा मार्केट पोर्टफोलियो निकल कर आए, पूरी ये कैलकुलेशन या जो भी हम सारी चीज़ें देख रहे हैं उसे करने के बाद, तो इसीलिए हमारा क्या बोलते हैं उसी को एक्सटेंड करके, मार्कोविज मॉडल को एक्सटेंड करके हमारा आया था कैपिटल मार्केट थ्योरी। कैपिटल मार्केट थ्योरी में जितनी भी चीज़ें अभी डिस्कस करूंगी, मतलब सारी आप एजम्पशंस लगा के चल सकते हो। जितनी भी मार्कोविज मॉडल में एजम्पशंस थी, सारी एजम्पशंस यहाँ पर भी आएंगी। प्लस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें लिख रखी है ना वो लिख जरूर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिख रखी है मैंने बोर्ड पे फिलहाल। तो मार्कोविज मॉडल में जितनी भी एजम्पशंस हैं वो सारी एजम्पशंस लिखनी है, प्लस एक दो एडिशनल एजम्पशंस है, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, या मतलब ये एक दो एजम्पशंस है वो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, पर पेपर में लिखने के लिए आए तो फिर वो सारी एजम्पशंस एज इट इज लिख देना। जो एक मेन एजम्पशन जो मुझे सबसे एक डिफरेंट लगी थी वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे एक मेन जो यहाँ पे लगी थी वो ये थी कि इन्वेस्टर्स हैव आइडेंटिकल और होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस अबाउट एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस। मैंने क्या बोला था, मार्कोविज मॉडल में ये लोग ये मान के चल रहे थे कि हर एक डिफरेंट इन्वेस्टर है, हर एक इन्वेस्टर की डिफरेंट रिस्क टेकिंग प्रेफरेंसेस है, हर एक का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफरेंट आ रहा है, हर एक किसी का क्या बोलते हैं वेरिएंसेस वगैरह इसीलिए डिफरेंट आते हैं। तो ये चीजें हमने बोली थी। यहाँ पे ये सबसे बड़ी एजम्पशन है कि हर किसी इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, मतलब हर कोई मान के चल रहा है कि हमें तो भाई 20% ही चाहिए, जो एक लॉजिकल चीज नहीं लगती है मुझे बिल्कुल भी। जो मार्कोविज मॉडल में उन्होंने बिल्कुल सही चीज ली थी कि भाई एक बंदा कह रहा है कि उसे 20% चाहिए, दूसरा कह रहा है कि उसे 30% चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दोनों के उस हिसाब से। वो क्वाइट सेटिस्फैक्टरी चीज थी, बट ये यहाँ पे ये लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हर किसी की वो होमोजीनियस है वो इन्वेस्टर्स, और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनके वेरिएंसेस, कोवेरिएंसेस बिटवीन द सिक्योरिटीज, वो सब कुछ सेम है उनके, ठीक है।
तो ये एक सबसे बड़ी क्या बोलते हैं हमारी एजम्पशन थी। इसी एजम्पशन की वजह से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमारा एक यूनिक एफिशिएंट फ्रंटियर आएगा। एफिशिएंट फ्रंटियर मैंने क्या बोला था मार्कोविज मॉडल में, एफिशिएंट फ्रंटियर होता है हमारा जिसपे हमें हमारे सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज मिलते हैं। फिजिबल पोर्टफोलियोज पहले हमने देख लिया, उसमें से हम क्या निकालते हैं, हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो एफिशिएंट फ्रंटियर पे हमें हमारे क्या मिल रहे हैं, सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो वहां पे बहुत क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक इन्वेस्टर का एक यूनिक ही एफिशिएंट फ्रंटियर हो। वहां पे क्या था, हर एक इन्वेस्टर का एक डिफरेंट एफिशिएंट फ्रंटियर हो सकता था, होता था भी वैसे क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, ये सारी एजम्पशन की वजह से हमारे पास क्या आएगा, एक सिंगल एफिशिएंट फ्रंटियर आएगा सभी इन्वेस्टर्स के लिए। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि कैपिटल मार्केट थ्योरी एक एक्सटेंशन था मार्कोविज मॉडल का। एजम्पशन से तुम लोगों ने देख लिया कि उसकी जो लिमिटेशन थी वो इसकी एजम्पशन यहाँ पे बन गई है। पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट करा है कि मार्कोविज मॉडल की सारी चीजें भी है प्लस कुछ एडिशनल चीज भी आई है जो उस चीज को सॉल्व कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो मार्केट कैपिटल मार्केट थ्योरी में क्या लेकर आए हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है रिस्क फ्री असेट। अभी तक हम मार्कोविज मॉडल में जितनी भी बात कर रहे थे वो सारी की सारी बात, जितना भी हमने एफिशिएंट वगैरह सब कुछ निकाला, वो सारी चीजें किसके लिए निकाली थी, रिस्की असेट्स के लिए निकाला था हमने, रिस्की एसेट्स। ठीक है, अब ये क्या लेकर आया कैपिटल मार्केट थ्योरी, मार्केट में कैपिटल मार्केट में एक नए तरीके के एसेट्स लेकर आया जो कौन से हैं, रिस्क फ्री एसेट्स। रिस्क फ्री एसेट्स मैंने पिछली वीडियो से यही बोलती आ रही हूँ कि रिस्क फ्री एसेट्स कौन से होते हैं, जहां पे कोई रिस्क नहीं है, आपका सिर्फ एक टाइम के लिए आपको पैसा मिलता है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। जीरो कूपन बॉन्ड्स आप लोगों ने खरीदे कितने में है, खरीदे आप लोगों ने है 75 में, फॉर एग्जाम्पल 75 में आप लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड्स वहां पे खरीद लिए। अब आपको वो खरीदे कितने साल के लिए, आपने 5 साल के लिए खरीदे हैं। तो 5 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको कितना पैसा मिलेगा, जो उसकी पार वैल्यू थी 100, ठीक है, 100 आपको पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आपका जो रिवॉर्ड हुआ, रिवॉर्ड क्या था 25, समझ रहे हो, 5 साल के लिए आपने उसे रखा, ये एक टाइम की वजह से आपको रिवॉर्ड मिला है। दैट क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड कितना था 25 आपको मिला है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज अगर समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं कि रिस्क फ्री असेट्स हमारे क्या होता है, रिस्क फ्री असेट्स में कोई हमारे को रिस्क नहीं हो रहा है, लॉस नहीं होगा। वहां पे फिक्स है कि इतना हमें, जैसे मैंने जब क्या बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदे थे, मुझे पक्का पता था मैंने 75 के खरीदे हैं तो 25 मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, 25 रुपीज मेरे कहीं नहीं गए 5 साल बाद भी, इतना था। और यही सारी चीजें हमारी और भी कुछ एसेट्स होती है, जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें ले सकते हो, ट्रेजरी बिल्स ले सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं, इन्हें मार्केट में ले आए। ठीक है, पहले क्या था, मार्केट में हमारे सिर्फ चल रहे थे रिस्की एसेट्स, अब क्या है, रिस्क फ्री एसेट भी है। तो ये चीज याद रखना कि मार्कोविज मॉडल में सिर्फ हमने रिस्की एसेट्स के बारे में बात की है, कैपिटल मार्केट थ्योरी और सीएपीएम मॉडल में रिस्क फ्री एसेट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो अब उसी को लेके चलती हूँ। कैपिटल मार्केट थ्योरी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउज इन्वेस्टर्स टू लेंड और बोरो एट रिस्क फ्री रेट। इसका एग्जांपल मैं अभी बाद में दूंगी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक नई चीज आई है कि वो लेंड भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं रिस्क फ्री रेट पे। भाई अब इसका क्या मतलब है ना कंफ्यूजिंग। सबसे कंफ्यूजिंग इस पूरे में यही चीज है कि लेंड और बोरो कैसे, और वो भी रिस्क फ्री रेट पे। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं अभी बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले यहाँ पे ये पूरा एक डायग्राम है, डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। मुझे पहले बताओ कि हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर हमने लास्ट में बनाया था मार्कोविज मॉडल में, तो मेरा इस तरीके का कुछ बना था। ठीक है, ये कब है मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर, जब मेरी सिर्फ रिस्की असेट्स है, क्लियर है। और जब मैंने बोला कि मेरे रिस्क फ्री क्या बोलते हैं असेट्स भी मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो रिस्क फ्री असेट्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमारा क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर।
रिस्क फ्री एसेट्स के आने के बाद एफिशिएंट फ्रंटियर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। बस इतनी सी चीज क्लियर हो गई हो तो यहाँ पे सारा इजी हो जाएगा कि रिस्क फ्री की वजह से रिस्क फ्री हमारा यहाँ पे क्यों शुरू हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है ना। मैं बोल दूं कि मेरा यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो, बट लॉजिक लगा के देखो 0 से हम स्टार्ट क्यों करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, रिटर्न ले रखे है मेरे, और यहाँ पे क्या ले रखा है, रिस्क ले रखा है, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न। तो अब मैंने जब यहाँ पे बोला है कि रिस्क फ्री रेट मुझे फिक्स है यहाँ पे कि मेरे 25 रुपए मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर तुम लगा के चलो इतना तो मुझे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, चाहे रिस्क कितना भी हो। यहाँ पे बस इतनी सी चीज को याद रखना कि रिस्क कितना भी हो मुझे रिटर्न 25 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब मुझे जब 25 रुपए मिलेगा तो यहीं से तो फिर मेरा स्टार्ट होगा ना रिटर्न, दैट मीन्स इतना रिटर्न तो मेरा कंफर्म है। इसके बाद जो मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है रिटर्न, वो किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले रही हूँ। क्लियर है, यहां तक तो मुझे रिटर्न इतना मिल ही रहा था, बट इसके बाद जो मेरे को मिलेगा वो मेरे रिस्क की वजह से मिलेगा। रिस्क की वजह से कैसे मिलेगा, एक चीज याद रखना कि रिस्क और यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न के बीच में यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है। अगर मेरा पोर्टफोलियो रिस्क बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा मेरा यहाँ पे। इसी वजह से ये CML स्ट्रेट लाइन है। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। प्लस अब मैंने यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे ये M पॉइंट क्यों लगा रखा है, मैंने यहाँ पे M पॉइंट लगा रखा है क्योंकि ये मेरे को पॉइंट मेरा बताएगा मार्केट पोर्टफोलियो। जो मेरा ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर था और जो मेरा नया एफिशिएंट फ्रंटियर है रिस्क फ्री एसेट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद, जहां पे क्या बोलते हैं ये टैंजेंट होगा। ठीक है, नया वाला जो हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर है रिस्क फ्री एसेट्स के आने के बाद जो स्ट्रेट लाइन है, वो जहां पे पुराने जो हमारा ओरिजिनल था उसको टेंजेंट, जहां पे क्या बोलते हैं टेंडेंसी होगी, वहीं पे हमें हमारा मिलेगा मार्केट पोर्टफोलियो। और ये जो क्या बोलते हैं M पॉइंट है, ये हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है और क्या है हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट। इतना याद रखना कि ये हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट है। ठीक है, मतलब कोई भी इन्वेस्टर होगा, हर एक इन्वेस्टर के और क्या बोलते हैं रिस्की एसेट्स के लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिर्फ M होगा, हर एक इन्वेस्टर का। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे कितना भी लगा के चल रहा है कि क्या बोलते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे पहले बोल रखा था कि उनके यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह वो सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उनकी रिस्क प्रेफरेंसेस कंपैरेटिवली डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, रिस्क प्रेफरेंसेस यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, पर यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि उनका जो यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो होगा या ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर रिस्क एसेट्स, रिस्की एसेट्स होगा, वो M ही होगा। बाय भले इन्वेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी। बस यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात थी। उसके बाद है हमारा CML के बारे में ये 3-4 लाइनें यहाँ पे जो लिखी हुई है नोटबुक्स में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CML shows linear relationship between portfolio risk and portfolio return। अभी अभी मैंने बोला है नहीं बोला है। यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉ करके देखूं, इसे ड्रॉ करके देख लो, या इसे यहाँ पे ऐसे करके देख लो, अगर यहाँ पे तुम दोनों जगह देख रहे हो, जैसे जैसे मेरा रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रिटर्न भी तो बढ़ रहा है। अगर मेरी ये चीज सही है तो लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, इसी वजह से मेरा स्ट्रेट लाइन था ये। दूसरा, CML shows efficient portfolio combination of portfolio M and risky assets। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसे देखूं, ये जो मेरा ओरिजिनल था, ओरिजिनल मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर था, ओरिजिनल मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर कौन सा है, AMB। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो ये सिर्फ मुझे रिस्की एसेट्स के बारे में बता रहा था, जैसे कि मार्कोविज मॉडल में ये हमने बनाया था, तो ये रिस्की एसेट्स के बारे में बता रहा था कि रिस्की एसेट्स में से हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से हैं। ठीक है, तो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से हैं वो हमें ये बता रहा था। पर यहाँ पे क्योंकि ये जो नया वाला हमारा बना है एफिशिएंट फ्रंटियर जो कि स्ट्रेट लाइन है,
CML है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये हमें क्या बताएगा, इस लाइन पे CML वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेके चलूं, B पॉइंट ले लूं या A पॉइंट ले लूं या C पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, ये सारे के सारे मेरे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होंगे। इतना क्लियर है भाई, एफिशिएंट फ्रंटियर ही तो है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों में, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो CML है, ये मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो M एंड क्या बोलते हैं रिस्क फ्री असेट का, क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारा ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन के आएगा। इस पे जितने भी हमारे पोर्टफोलियोज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो उसमें हमारा रिस्क फ्री असेट प्लस हमारा मार्केट पोर्टफोलियो M इन्वॉल्व है, उसी को मिला के हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज इस पे बन रहे हैं। बस इतनी सी यहाँ पे थी कि ये रिस्की असेट्स वाले पोर्टफोलियो हमारे एफिशिएंट बताएगा और ये रिस्क फ्री असेट्स प्लस हमारे मार्केट पोर्टफोलियो M के वाले बताएगा जो एफिशिएंट बन रहे हैं। तो इस पे हमारे सारे एफिशिएंट है, A B C ये जितने भी मैंने लिए थे ये सारे मेरे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, इंटरसेप्ट ऑफ CML इज RF। इंटरसेप्ट ऑफ CML मैंने RF क्यों बोला है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इंटरसेप्ट मैंने इसलिए क्या बोलते हैं इसे इसलिए बोला है कि अगर बाय चांस एक इन्वेस्टर आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, मुझे रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो रिस्क फ्री असेट्स में अगर उसे इन्वेस्ट करना है तो उसका कहीं पे रिस्क बचा नहीं, बचेगा उसका कोई भी रिस्क, तो उसे जो रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ रिस्क फ्री असेट का मिलेगा जो कि आपका कंफर्म है। तो इसी वजह से आपका जो इंटरसेप्ट ऑफ CML है वो RF आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। ये कब आया है, जब हमने अपने रिस्क क्या बोलते हैं रिस्की असेट्स को जीरो कर दिया। दो ही चीजों में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हम, एक हमारा हो गया रिस्क फ्री असेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस एक रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में उसने बोल दिया मैं इसे जीरो ले रही हूँ, ठीक है, मैं सारा का सारा इसमें कर रही हूँ 1 + 0, तो बढ़िया है ना। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, इंटरसेप्ट हमारा सिर्फ इसके जो पॉइंट है वो, ठीक है। तो हमारा RF हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ CML। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ CML। स्लोप ऑफ CML अब क्या है, ठीक है, स्लोप ऑफ CML है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क हमारा पॉजिटिव है, इतनी चीज आई थी ना, इसी वजह से मैंने बोला तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो मतलब सीधी सी बात है, इसके अपवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से इसका जो स्लोप मेन बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, वो रिस्क की वजह से बन रहा है। रिस्क फ्री एसेट का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसके स्लोप में रिस्क फ्री एसेट का कोई रोल नहीं है। तो स्लोप सिर्फ रिस्की एसेट्स के लिए लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो। ये अगर याद हो, मैंने रिस्क एंड रिटर्न वाला जो चैप्टर था उसमें जब CAPM हमने डिस्कस करा था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको चीज बताई थी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट पोर्टफोलियो का वो क्या क्या चीजें बन के बनता है। एक तो हमारा रिस्क फ्री एसेट्स प्लस हमारा रिस्की एसेट्स, इन दोनों को मिला के बनता है ना हमारा, ठीक है। रिस्की एसेट से हमें क्या मिलता है, रिस्की एसेट्स हमें खरीदने के लिए हमारा क्या बोलते हैं उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रीमियम हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोलते हैं किसी असेट में इन्वेस्ट करा है, असेट में उसमें रिस्क हमारा थोड़ा ज्यादा है, तो उस ज्यादा रिस्क को क्या बोलते हैं, उस ज्यादा रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। ज्यादा रिस्क मैंने लिया है, इसी वजह से मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो वो रिस्क लेने की वजह से जो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, रिस्की क्या बोलता है रिस्क फ्री एसेट पे जो रिटर्न है वो मिल रहा है, प्लस प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम तुम्हारा मार्केट पोर्टफोलियो तुम लेके चल सकते हो 17% है, वहीं पे मैंने बोल दिया रिस्क फ्री, क्या बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट्स पे जो रिटर्न तुम्हें मिल रहा है वो 5% है।
तो 17 माइनस 5, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 12% तुम्हारा आ गया, तो 12% तुम्हारा क्या है, 12 इज योर रिस्क प्रीमियम, जो कि तुमने रिस्क की एसेट्स लिए थे, इसकी वजह से वहां पे इतना रिस्क लेने के लिए जो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम रिटर्न मिल रहा है, वो हो गया यहाँ पे तुम्हारा 12। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीचे की तरफ, दिस इज क्या बोलते हैं मार्केट रिस्क, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड डिविएशन हो या वेरिएंस हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिस्क के लिए हम डिनोट करते हैं इन्हें। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये मार्केट रिस्क है, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, मैंने यही चीज तो बोली है, मार्केट रिस्क प्रीमियम जो मुझे मिल रहा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या था, ऊपर वाला था, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारा रिटर्न बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे उसकी वजह से तुम्हारा एडिशनल जितना भी तुम्हारा बड़ा या जो भी असर हुआ इस पर, क्या बोलते हैं आपके ये जो रिस्क प्रीमियम था, वो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा, वही हमारा स्लोप ऑफ सीएमएल है। दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, मैंने एम यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पे इसकी मेन इक्वेशन आ गई है सीएमएल लाइन की, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या है, वही क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट सीएपीएम, और इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इनकी जो इक्वेशन है काफी हद तक सेम है, बस थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। सीएमएल लाइन इक्वेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू हमारा रिस्क फ्री एसेट प्लस रिस्क फ्री, मैं इसी को लेके चल रही हूँ कि रिस्की एसेट्स और रिस्क फ्री क्या बोलते हैं एसेट्स है, उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। रिस्क फ्री एसेट हो गया, प्लस मैंने क्या बोला है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री एसेट, तो मतलब क्या मिल गया मेरे को, रिस्क प्रीमियम मिल गया, डिवाइडेड बाय ये क्या है, मार्केट रिस्क, डिवाइडेड बाय मार्केट रिस्क, कोई भी एडिशनल मार्केट रिस्क लूंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा, इनटू टोटल क्या बोलते हैं आपके पोर्टफोलियो का रिस्क, ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो रिस्क। बस इतनी सी चीज याद रखना, सीएमएल के में हमारे में यही है। मैंने क्यों ऐसा करा यहाँ पे टोटल मार्केट रिस्क, क्योंकि मैंने नीचे पहले डिवाइड करा था हमारे मार्केट रिस्क से, और इसीलिए वहां पे क्या बोलते हैं मेरे को पर यूनिट मिल रहा था, तो टोटल रिस्क प्रीमियम जानने के लिए मुझे टोटल पोर्टफोलियो रिस्क से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे मेरा पर यूनिट आ रहा था, पर यूनिट इनटू टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या बोला है, रिस्क फ्री एसेट्स हो गया, और जो हमारा प्रीमियम था, हमारा टोटल मिला के क्या प्रीमियम बन रहा है हमारे रिस्क वाले से, तो मैंने यही चीज लिखी है, हायर द रिस्क ग्रेटर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा तुम्हें रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इतनी यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इनका नीचे लिखा हुआ है कि रिवॉर्ड फॉर टाइम, रिस्क फ्री एसेट्स मैंने अभी आपको बोला था कि रिवॉर्ड फ्रॉम टाइम है, फॉर टाइम है। यहाँ पे 5 साल के लिए तुमने 0 कूपन बॉन्ड खरीदा था, तो 5 साल बाद 25 रुपए मिल रहे हैं, तो वो टाइम, इतने टाइम तक तुमने अपने पास रखा, तो उस वजह से तुम्हें 25 रुपए मिले हैं। तो इसके बाद या फिर अगर गवर्नमेंट से, ये तो 0 कूपन बॉन्ड की बात हो गई, पर क्या बोलते हैं अगर मैं कोई और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके चलती हूँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू जितने में मैंने खरीदा है, उनकी आगे जाके 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो वो जो डिफरेंस होगा ना, वही मेरे को यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, दैट विल बी माई रिवॉर्ड फॉर टाइम, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क, टोटल रिस्क का जो पर यूनिट था मेरे को यहाँ पे मिल रहा था, इनटू टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, क्लियर है। तो बस ये छोटी सी इक्वेशन है, इसका मेन मीनिंग याद रखना है, इसे तोड़ के कि वहां पे मैंने पर यूनिट निकाला था, इसी वजह से टोटल पोर्टफोलियो रिस्क से मैंने मल्टीप्लाई करा था, ताकि मुझे पूरा रिस्क प्रीमियम मिले। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लेंडिंग और प्लस बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इतना तो क्लियर हो गया होगा, प्लस यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं टैंजेंट है ओरिजिनल वाला हमारे न्यू वाले से, तो हमारा मार्केट पोर्टफोलियो ये आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये किसके लिए आ रहा था,
ये मेरा आया था यहाँ पे रिस्की असेट्स के लिए। इतना क्लियर था कि ये जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मुझे मिला था वो किसके लिए मिला था, मुझे रिस्की असेट्स के लिए मिला था। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है वो रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, या ऐसा कोई पर्सन है जो रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, या ऐसा कोई पर्सन है जो रिस्क फ्री असेट प्लस रिस्की असेट्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो उस केस में क्या करेगा। बहुत ही सिंपल सा इसमें एग्जांपल लेती हूं मैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला एक बार ही देख लो, ये लिखना हो तो ये सारा एक बार ही लिख लो। अच्छा, तो अब क्या बोलते हैं, मैं स्टार्ट करने वाली थी ये लेंडिंग और क्या बोलते हैं बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो लेंडिंग वाले में अब क्या होगा और बोरोइंग वाले में क्या होगा, एट रिस्क फ्री रेट, ठीक है, यही चीज बोलते आ रहे हैं ना हम अभी तक। तो इसमें बेसिकली है क्या, लेंडिंग होती है जो मोर रिस्क एवर्स होते हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिन लोगों को जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ये है कि भाई हमें ना थोड़ा सा मतलब ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, हमारा कुछ पार्ट ऐसे कंफर्म सा हो जाए कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, प्लस क्या बोलते थोड़ा बहुत रिस्क भी हम लेने को तैयार है पर ज्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं बोरोइंग वालों की, तो ये लेस रिस्क एवर्स होते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं कि ठीक है क्या बोलते हैं जितना भी हमें मिल रहा है मिल जाए, पर हमें और ज्यादा रिस्क चाहिए ताकि हमारा थोड़ा सा और ज्यादा क्या बोलते हैं रिटर्न आए। इतना ज्यादा रिस्क लेने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो ये होगी बोरोइंग और क्या बोलते हैं डिफेंसिव और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बात की किस तरीके के होते हैं। अब एक छोटा सा ना मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि लेंडिंग और बोरोइंग में असली में बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने लिया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मैंने लिए हैं, दो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड्स हैं दोनों के पास 10,000 फंड्स हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टर कैसे हैं, मिस्टर एक्स है कि भाई मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मोर रिस्क एवर्स वाले हैं इन्वेस्टर। मिस्टर वाई कैसे हैं, लेस रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क लेने को ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने को रेडी है, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रपोर्शन, एक चीज याद रखना, प्रपोर्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 20 और 30, ये दोनों के केसेस में सेम रहेगा। तीन सिक्योरिटीज में दे आर इन्वेस्टिंग ए बी सी, तो तीनों में ये सेम प्रपोर्शन में ही इन्वेस्ट करेंगे, समझ रहे हो। बस इतनी सी चीज यहाँ पे याद रखना कि प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, लेंडिंग और बोरोइंग का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रपोर्शन का रेशियो सेम है। अब इस केस में क्या है, 10,000 अब उसने बोला है मिस्टर एक्स ने लगाने के लिए, वो कह रहा है कि 10,000 में लगा दूंगा। अब इसमें बात ये आ रही है कि चलो ठीक है 10,000 ये लगाने को रेडी है, तो यहाँ पे हमारी तीन सिक्योरिटीज थी ए बी सी, ये दोनों रिस्की थी हमारी, ठीक है, ये तीनों हमारी रिस्की सिक्योरिटीज थी। अभी मैं बात कर रही हूँ मिस्टर एक्स की। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे रिस्क ज्यादा चाहिए नहीं, तो साथ में मेरा एक रिस्क फ्री एसेट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर ही दो, ठीक है। रिस्क फ्री एसेट में मैं लगाना चाहूंगा अपने 2,000 रुपए, ठीक है। 10,000 में से 2,000 मिस्टर एक्स ने लगा दिए अपने रिस्क फ्री एसेट में, बचे कितने, 8,000 बचे। तो उसके पास सिर्फ 8,000 बचे हैं अपने रिस्क की एसेट्स में लगाने के लिए। 8,000 बचे हैं तो 8,000 के इस प्रोपोर्शन में बांटू 50, 30, 20, तो कितना आएगा हमारा 4,000, 2,000 एंड लास्ट इज 1,600, 1,600, ठीक है। तो मतलब उसने रिस्क फ्री एसेट में 2,000 लगा दिया और बाकी जो 8,000 था वो सेम प्रोपोर्शन 50, 30, 20 जो प्रोपोर्शन रेशियो था उसके हिसाब से 8,000 इन तीनों में बांट दिए। क्लियर है। तो मतलब इसमें उसने करा क्या है, उसने यहाँ पे करी है रिस्क फ्री लेंडिंग, मतलब रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाया है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज यहाँ पे याद रखना। उसके बाद है हमारा यहाँ पे रिस्क क्या बोलते हैं, मिस्टर वाई को मैं लेके चल रही हूँ। मिस्टर वाई कह रहे हैं कि भाई मैं तो रिस्क लेने को यहाँ पे तैयार हूँ, मुझे कोई रिस्क फ्री एसेट नहीं चाहिए, मैं तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लूंगा ताकि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। उसकी क्या बोलते हैं, हमें पता चल गई कि उनका दिमाग किस तरीके से चल रहा है इस टाइम पे। तो अब क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ए बी सी जो सिक्योरिटी है
मैं तीनों रिस्की सिक्योरिटीज में पैसा लगाने को रेडी हूं, पूरा 10,000 प्लस इस 10,000 के साथ साथ मैं चाहता हूं कि 2,000 और लगाऊं। किसमें? इन्हीं तीनों सिक्योरिटीज में वो और ज्यादा क्या बोलते हैं पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो टोटल वो कितना पैसा लगाना चाहते हैं अब? 12,000। ठीक है, 12,000 पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो 2,000 उन्होंने क्या करा है? बोरो करा है इसमें लगाने के लिए। कहां से बोरो करा है? रिस्क फ्री असेट में से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि रिस्क फ्री रेट पे उन्होंने यहाँ पे बोरो करा है 2,000। तो यहाँ पे टोटल मैं कितने को पैसे को बांट रही हूँ? 12,000 को बांट रही हूँ। यहाँ पे मैंने कितने को बांटा था? 8,000 को। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क फ्री एसेट में 2,000 लगा दिए थे। यहाँ पे मैंने 2,000 बोरो करा है ताकि मैं इसमें और पैसा लगा सकूं। तो सेम उसी प्रोपोर्शन रेशियो में हम बांटेंगे। क्या बोलते हैं? 6,000, 3,600, 2,400 उसी प्रोपोर्शन में हम लोगों ने इसे बांट दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्रोपोर्शन हमारा डिफरेंट नहीं हुआ है, वही हमारा रहा, पर पैसा दोनों ने अलग अलग लगाया है। ठीक है, बस यहाँ पे इतना सा ही इसका कॉन्सेप्ट है लेंडिंग और बोरोइंग का। अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताऊं तो ग्राफ के थ्रू भी बता सकती हूँ। और इसमें अगर बाय चांस ऐसा होता, वो कहते हैं कि भाई मैं तो 10,000 है, मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 इन तीनों मतलब सिक्योरिटीज में लगाना चाहता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पैसा मैं बोरो नहीं करना चाहता इसमें और लगाने के लिए, और इस 10,000 में से मैं कुछ भी पार्ट रिस्क फ्री एसेट में भी नहीं लगाना चाहता। तो पूरा 10,000 मैं सिर्फ एबीसी में लगाना चाहता हूँ। तो उस केस में ना ही लेंडिंग होगी और ना ही बोरोइंग होगी। ठीक है, लेंडिंग और बोरोइंग नहीं होगी, वो पॉइंट होगा ये वाला, जहां पे वो 10,000 सिर्फ इन तीनों में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एम के लिए क्या बोला था? ये मेरा मार्केट पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर एन इन्वेस्टर फॉर रिस्की एसेट्स। रिस्की एसेट्स का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। तो मतलब क्या बोलते हैं हमारा यहाँ पे इधर इस वाले पॉइंट पे हमें हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिलेगा अगर हम अपना 10,000 लगा रहे हैं तीनों सिक्योरिटीज में। अब मैंने बात करी थी जैसे मिस्टर एक्स की, जिसने करी थी लेंडिंग रिस्क फ्री रेट पे। ठीक है, जब उसने लेंडिंग करी ना तो उसका जो पार्ट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। एम की जो लेफ्ट साइड होगी वहां पे हमारा लेंडिंग वाला पार्ट हो, लेंडिंग वाले जो इन्वेस्टर क्या बोलते हैं लेंडिंग कर रहा है रिस्क फ्री रेट पे, उसका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इधर की साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड। और जो हमारा बोरोइंग कर रहा होगा उसका राइट साइड मिलेगा हमें ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, मेन जो रिस्की एसेट्स के लिए पोर्टफोलियो होगा दोनों का सेम रहेगा। ये उन पे डिपेंड करता है लेंडिंग और बोरोइंग पे, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं उनके जो पोर्टफोलियो है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यहाँ पे डिफर कर रहे हैं। क्या बन जाएगा? E1। यहाँ पे मतलब क्या क्या है, उसके पास रिस्की एसेट्स भी है और क्या बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट्स भी है। यहाँ पे क्या है, उसके पास सिर्फ रिस्की एसेट्स है प्लस और पैसा लगा के रिस्की एसेट्स ही उसने लिया है, और प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पे जो रिस्क फ्री में से वो लगा था वो पैसा इसने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे अगर मार्केट वाले की बात करूं ना तो वो क्या बोलते हैं वहां पे सिर्फ रिस्की एसेट्स आ रहे हैं, जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लिया है, जितना वो लगाना चाहता था उतना ही उसने लगाया है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को बोली कि जैसे कि क्या बोलते हैं 2,000 यहाँ पे मैंने बोला कि 2,000 उसने बोरो करा, वो भी रिस्क फ्री रेट पे। ठीक है, तो एक चीज आपने पढ़ी थी कि W1 + W2 = 1। ये मैंने क्या बोला है? वेट्स होते थे ना हमारे कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फंड हम इन्वेस्ट करें सिक्योरिटी 1 में, सिक्योरिटी 2 में। तो मतलब फॉर एग्जांपल 40% कर रहे हैं हम 1 में और क्या बोलते हैं हम 60% कर रहे हैं हम सिक्योरिटी 2 में। तो दोनों का वेट मिला के 100% ही तो बनेगा। दैट मीन्स हमारा दोनों का वेट मिला के 1 ही तो बनेगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो 100% फंड्स थे, अब 100% फंड्स हमारे कितने थे? 10,000। 10,000 में जब 2,000 ऐड हो गया, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल W1 था मेरा रिस्की एसेट्स, W1 मतलब इसे मैं वही लेती हूँ WF और WM। ठीक है, मैंने क्या बोला है रिस्क फ्री जो हमारे एसेट्स है प्लस हमारे जो मार्केट पोर्टफोलियो वाले क्या बोलते हैं रिस्की वाले एसेट्स थे, उन दोनों को मिला के हमारा 1 बन रहा था वेट। तो अब इस केस में अगर मैं बोलूं तुमने क्या बोलते हैं बोरो के केस में कुछ लगाया है पैसा रिस्क फ्री रेट में?
नहीं लगाया ना, रिस्क फ्री एसेट्स वाले में नहीं लगाया। और क्या करा है, जो तुम्हारा वेट क्या बोलता है, जो मार्केट रिस्की नहीं, सॉरी, रिस्की एसेट्स जो तुम्हारे थे, उस रिस्की एसेट में तुम्हारा 1 था, तुमने पूरे 10,000 लगाए, प्लस तुमने क्या करा, तुमने उसमें 2,000 और लगा दिए, 2,000 और लगा दिए, तो दैट मीन 0.2, मतलब तुमने 0.2 और लगा दिया, तो मतलब टोटल कितना लगाया, वेट कितना हो गया इसका, 1.2 हो गया। अब ये जो 0.2 तुमने बोरो करा है, तो वो यहाँ पे माइनस का 0.2 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है कि हमारे वेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव कब हो सकते हैं, जब हमारा जो 100% फंड था जो हम लगाना चाहते थे वो 100% रहा ही नहीं है, 100 से एक्सीड कर गया है, जब हमने बोरो भी कर लिया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज है याद रखना कि क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि लेंडिंग और बोरोइंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें तुमने 1 प्लस 0.2 क्यों करा, 10,000 में तुमने 10,000 तो लगाया ही लगाया, 2,000 और बोरो करा, तो दैट इज 20%। ठीक है, तो 0.2 तुमने ऐड करा, तो 1.2 टोटल वेट हो गया जो रिस्की एसेट्स में तुमने प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स लगाए हैं। और वो वहां कहां से तुम निकालोगे, वो तुम अपना निकालोगे इसमें से। ठीक है, और अब भी अगर तुम इन दोनों को प्लस करके देखो तो आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा। ये तुम्हारा एक फंडामेंटल फॉर्मूला है कि तुम्हारे रिस्क फ्री एसेट्स को प्लस तुम्हारे रिस्की एसेट्स को मिला के तुम्हारा 1 ही बनेगा। ठीक है, तो अगर इसे तुम करके देखो अब भी 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया और यहाँ पे ये एक्सीड हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे लेंडिंग और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, प्लस यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है सेपरेशन थ्योरम। सेपरेशन थ्योरम देखो क्या बोलती है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बीच में डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट एक अलग डिसीजन है, फाइनेंसिंग एक अलग डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट एक डिसीजन है कि कौन से रिस्की एसेट्स में तुम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो। फाइनेंसिंग ये डिसीजन है कि कहाँ से तुम बोरो करना चाहते हो प्लस तुम लेंड करना चाहते हो। ठीक है, वो तुम्हारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। फाइनेंसिंग डिसीजन तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कैसे, मतलब मोर रिस्क एवर्स हो या लेस रिस्क एवर्स हो। ठीक है, उसी हिसाब से तुम आगे जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सेपरेशन थ्योरम में और कुछ भी नहीं था, जो मेन काम वाली चीज थी वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये वाला था जो तुम्हें माइनस और क्या बोलते हैं एक्सीड कर रहा है 1 को, वेट वाला जो अभी बताया है, प्लस ये लेंडिंग बोरोइंग का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे CAPM। अच्छा, तो मैंने बोला था ना अभी हम CAPM स्टार्ट करेंगे, तो CAPM स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाला चीज़ एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न में क्या चीज़ डिस्कस करी थी, हम लोगों ने वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस करे थे, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो वाली चीज़ें, तो फिर क्या बोलते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी होंगे एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न के, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे एक्सप्लेन करे थे। तो यहाँ पे सिर्फ वो शॉर्ट में मैं ले रही हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक मैंने बोला था जैसे कि बाहर के इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सारी चीज़ों का जो असर पड़ता है, क्या बोलते हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारा रिस्क अराइज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेरिएशन आता है किसमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में। तो वही चीज हमारी क्या आती है, सिस्टमैटिक रिस्क था। और सिस्टमैटिक रिस्क में भी मेजर रिस्क क्या होता है हमारा, मार्केट रिस्क। ठीक है, जहां पे मैंने एक चीज और बोली थी कि हम इन दोनों का इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक में मैंने ये चीज बोली थी कि ये ऐसा रिस्क होता है जो कि कंपनी का खुद से ही अराइज होता है। ठीक है, जो सिर्फ कंपनी की ही सिक्योरिटीज को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, लेबर यूनियन ने कुछ कर दिया, तो इस तरीके के। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, डाइवर्सिफिकेशन हमारे कौन से रिस्क को हटाता है, हमारा क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे अनसिस्टमैटिक रिस्क को हटाता है, सिस्टमैटिक रिस्क रहता ही रहता है। तो मतलब जो हमें रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, रिस्क उठाने के लिए
मतलब रिस्क बियर करने के लिए जो हमें यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जा रहा है, हमें जो रिटर्न मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो प्रीमियम मिल रहा है, तो वो किसके लिए मिल रहा है? हमारा सिस्टमैटिक रिस्क के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें मार्केट पोर्टफोलियो की, क्यों मैंने बोला ऐसा? मार्केट पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो है जहां पे हम अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर चुके हैं। तो वहां पे जो भी हमारा रिस्क बचा होगा वो हमारा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होगा। सिस्टमैटिक रिस्क क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनसिस्टमैटिक रिस्क ये कंटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, उसे कंप्लीटली जीरो कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ बात क्या हो रही है, सिर्फ अब हमारा टोटल रिस्क में से कौन सा रिस्क हमारे पास बचा है? हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, जिसके लिए हमें प्रीमियम मिलेगा। तो इसी में मैंने क्या बोला था, द ओनली रिस्क प्राइस्ड इन द मार्केट इज सिस्टमैटिक रिस्क। अच्छा, ये जो जितनी भी लाइंस मैंने ली हैं, ये बुक की क्या बोलते हैं, सबसे क्या बोलते हैं, मेन लाइंस ली हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस ली हैं। बाकी सारा मतलब वही थ्योरी, मतलब और चीजें उन्होंने लिख रखी है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। तो ओनली बुक क्या बोलते हैं, ओनली रिस्क प्राइस्ड इन द मार्केट इज सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब जिसके लिए हमें प्रीमियम मिल रहा है या जो भी रिस्क हमारा दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होगा मार्केट पोर्टफोलियो के लिए। दूसरा यहाँ पे बीटा मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था। बीटा भी मैंने ये चीज बोली थी कि दैट इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडिकेटर है कि सिस्टमैटिक रिस्क का। और सिस्टमैटिक रिस्क का क्योंकि इंडिकेटर है, तो मार्केट रिस्क का, मार्केट रिटर्न्स के जो भी असर होगा उसका कितना असर हमारे बीटा मतलब हमारा बीटा बताएगा कि कितना असर हमारे सिक्योरिटी के रिटर्न पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे बीटा मैंने बोला है, इफ इट इज लेस देन 1, तो मतलब ये लेस रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर कोई भी चेंज होता है मार्केट में, अगर बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो वो मोर रिस्पॉन्सिव है मार्केट चेंजेस के लिए। रिस्क फ्री एसेट का बीटा हमेशा 0 होता है, इतना याद रखना भाई। रिस्क फ्री एसेट है, उसमें रिस्क ही नहीं आ रहा, तो बीटा कहाँ से आएगा? सिस्टमैटिक रिस्क कहाँ से आ गया उसमें? मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा हमेशा 1 होगा। रीजन, वी आर रिलेटिंग मार्केट पोर्टफोलियो विद इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल दे देती हूँ, इन दोनों का एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का मार्केट रिटर्न में चेंजेस आया है बाय 10%, 10% से चेंजेस आए हैं। अब वहीं पे मेरा बीटा है, बीटा मेरा लगा के चलो 0.4, ठीक है, मेरा 0.4 है बीटा। तो फिर यहाँ पे मतलब मेरा कितना होगा, ये अगर मेरा 0.4 है तो फिर मतलब मेरा सिक्योरिटी के जो रिटर्न है, मार्केट रिटर्न में चेंजेस कितने के थे? 10% के। जो मेरे सिक्योरिटी में रिटर्न है, सिक्योरिटी के रिटर्न में चेंज होगा मेरा सिर्फ 4% का, ठीक है। तो मतलब लेस रिस्पॉन्सिव है। यहीं पे अगर मैं बोल दूं दैट इट इज मोर रिस्पॉन्सिव, तो मैं इसे अगर बोल दूं कि 1.4 है, क्या बोला है मैंने? 1.4 है। तो यहाँ पे अगर मेरा 1.4 है बीटा, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब मोर रिस्पॉन्सिव है। अगर 10% बढ़ा है मार्केट रिटर्न में चेंजेस, तो फिर यहाँ पे 14% से बढ़ेगा, 14% से चेंज आएगा हमारी किसमें? सिक्योरिटी के रिटर्न में। तो बीटा का सिर्फ हमारा यही था। प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट पोर्टफोलियो हमारा बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कि रीजन मैंने बता दिया है कि उसे उसी से कंपेयर किया जाता है, इसी वजह से वो 1 होता है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा CAPM मॉडल।